का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 का एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से दिन की बड़ी खबरों पर चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको दिखा दें ऑन द शो आज कौन सी खबरों को शामिल किया है हमने इस शो में। शुरुआत करेंगे थाली की खबर के साथ। जल्दी पीछा छोड़ने वाली नहीं थाली की महंगाई। जी हां, आरबीआई से लेकर सरकार तक ये चिंता बड़ी हो चुकी है कि जल्दी खाने पीने की महंगाई पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसा क्यों, ये जानेंगे। क्यों हो गई बीएसएनएल की इतनी बुरी हालत। एक महीने में 20 लाख से ज्यादा ग्राहक बीएसएनएल को छोड़ के जा रहे हैं। समझेंगे बीएसएनएल की हालत इतनी पतली क्यों हो गई। क्या बता रहे हैं त्योहार पर हुई बिक्री के आंकड़े। त्योहार पर बिक्री मिली जुली रही, कुछ बिका कुछ नहीं बिका। क्या बता रहे हैं ये आंकड़े अगली तिमाही की मांग के बारे में, ये समझेंगे। अनसिक्योर्ड लोन पर इतना भूचाल क्यों। कल आरबीआई ने नियम बदले। अगर आप मनी सेटल के नियमित दर्शक हैं तो आप जानते होंगे कि अनसिक्योर्ड लोन पर कितना रिस्क है, ये हम आपको कब से बता रहे हैं। और आज दिन की सबसे बड़ी खबर हम यही जानेंगे कि इतना डर क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है, इतने नियम बदले क्यों जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे कच्चे तेल की। कितनी लंबी चलेगी कच्चे तेल की गिरावट। लगातार चौथा हफ्ता ऐसा है जब कच्चे तेल की कीमतों में वीकली गिरावट आ रही है। कुछ भी नहीं बदला, युद्ध हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों है। जिन कारणों से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ रही थी, कारण अगर सब कुछ वैसे ही है तो फिर कीमतें गिर क्यों रही हैं, ये जानेंगे। और कितना चमकेगा सोना, ये एक और बड़ी खबर होगी आज के बुलेटिन की। सोने पर चर्चा आज इसलिए क्योंकि कल वायदा बाजार में एमसीएक्स पर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमतों ने अपना अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छुआ। जी हां, और एमसीएक्स पर अगर कीमतें ऊपर हैं तो सिंपल सी बात है कि हाजिर बाजार में भी, सर्राफा बाजार में भी कीमतें उछली। तो सोने की कीमतें अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर कम से कम वायदा बाजार में तो पहुंच ही गई हैं। कब तक चमकेगा सोना, क्यों चमक रहा है सोना, यह भी एक दिन की बड़ी खबर होगी। शुरुआत खाने पीने की खबर के साथ। इस साल खरीफ धान का उत्पादन घटने का असर सरकार की अनाज खरीद पर पड़ रहा है। सरकारी एजेंसियों ने अब तक किसानों से जितने चावल की खरीद की है वे पिछले साल के मुकाबले 4% कम है। एफसीआई के आंकड़े बताते हैं कि 15 नवंबर तक देश भर में सरकारी एजेंसियों ने किसानों से 161 लाख टन चावल खरीदा है, जबकि पिछले साल इस समय तक 169 लाख टन चावल की खरीद हो चुकी थी। सभी प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में किसानों से खरीद पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है। कोई एक राज्य भी ऐसा नहीं है जहां खरीद पिछले साल से ज़्यादा हुई है। उपभोक्ता महंगाई को 4% के नीचे लाने में खाद्य महंगाई सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो सकती है। इसके अलावा एक और खबर आई आज जो मौसम से जुड़ी है, और एक खबर और आई जो अगली फसल के बारे में बताती है। पहले चावल की खरीद कम हुई, ये आपने किया जाना, और गेहूं की जो बुआई है उसका नंबर भी आया जो ये बताता है कि हम पिछले साल से अभी 5% कम है। सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं, कुछ ही देर पहले जारी हुए, जिसमें यह पता चला कि रबी सीजन में अब तक 86 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती हो चुकी है, जो पिछले साल के मुकाबले 5% कम है। ये सब हुआ क्यों? ये सब कुछ हुआ क्योंकि मौसम असामान्य था। मौसम के असामान्य पर एक टिप्पणी और आई, वो क्या आई वो भी समझिए। अक्टूबर नवंबर के दौरान देश भर में अधिकतर हिस्सों में बरसात की कमी की वजह से कई जगहों पर सूखे की नौबत आ गई है। अमेरिका की मौसम एजेंसी के मुताबिक भारत के 26% से ज़्यादा हिस्से में सूखा है। एजेंसी के मुताबिक राजस्थान और पंजाब को छोड़ बाकी अधिकतर राज्यों में सूखे की मार है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अब तक बीते पोस्ट मानसून सीजन यानी 1 अक्टूबर से 16 नवंबर तक देश भर में औसत के मुकाबले 27% कम बरसात हुई है। 94 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार 68.5 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। सर, दो आंकड़े हैं हमारे पास। पहला आंकड़ा ये बता रहा है कि जो पिछली फसल थी उसकी खरीद 4% कम है। अगला आंकड़ा ये बता रहा है जो आने वाली फसल है वो 5% उसकी खेती कम हुई है। और मौसम विभाग ने ये बताया अमेरिका के कि भाई 26% भारत के बाजार में सूखा है। खाद्य अर्थव्यवस्था के ये आंकड़े देखकर आपको क्या लगता है, क्या बता रहे हैं खाद्य व्यवस्था के आंकड़े? इन आंकड़ों की संभावना पर हम लगातार पहले से चर्चा कर रहे थे शुभम, और जब पहली खरीफ की खरीद के शुरुआती आंकड़े आए थे, जब खरीफ की शुरुआती खरीद करीब 5-6% पिछड़ी थी, तब भी हमने आपको बताया था कि अगले आंकड़े को करीब से देखना होगा। अब हमारे पास पूरे भारत की ज्योग्राफी के आंकड़े आ गए हैं, पूरे भारत के भूगोल के आंकड़े आ गए। अगर आप पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, जो प्रमुख राज्य हैं जहाँ से केंद्रीय पूल में सबसे ज़्यादा चावल की या खरीफ की खरीद होती है, उसे देखें तो ये आंकड़ा चिंता पैदा करता है। हरियाणा का आंकड़ा देखें, करीब 38%
कम है अभी तक 15 नवंबर के हिसाब से पिछले साल की तुलना में खरीद। पंजाब में 13% डाउन है, उत्तर प्रदेश में के आंकड़े में करीब 34% कमी दिख रही है, तमिलनाडु में करीब 37% की कमी दिखाई दे रही है। तो देश की जो प्रमुख खरीफ उत्पादक राज्य हैं वहाँ से जो सरकार के पास खरीद में चावल आ रहा है, धान आ रहा है, वो पिछले साल से कम है। इसकी दो वजहें हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि उपज खराब थी, ये तो सबको पता है, पैदावार खराब थी क्योंकि सरकार ने भी माना कि उत्पादन में कमी आई, तो इसलिए पैदावार में कमी आई। दूसरी और महत्वपूर्ण वजह यह भी हो सकती है कि बाजार में चूंकि अनाज की कीमतें लगातार ऊंची हैं, तो किसान इसे लेकर बाजार में बेहतर कीमतों की उम्मीद भी कर रहे हैं। गेहूं के मामले में ये परिस्थिति हमने पिछली बार देखी थी। अब ये तो हुई खरीफ की बात, जिसने खाद्य अर्थव्यवस्था में पहले से ही अनाज की कमी को और ज़्यादा, उसको लेकर ज़्यादा चिंताएं बढ़ा दी हैं। अनाज की कमी खाद्य अर्थव्यवस्था में पहले से ही है। गेहूं और चावल की सरकार को एक बड़ी मुफ्त अनाज की स्कीम भी चलानी। अब रबी का आंकड़ा, सूखे का आंकड़ा पहले से आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने भी हल्के फुल्के ढंग से कुछ इधर से उधर से ज़रूर कहा कि तापमान ऊँचा रहेगा, सूखे की संभावना रहेगी। ये जो अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट आई, ये बता रही कि पूरे मानसून सीजन के बाद भी भारत के 26% हिस्सों में सूखा है। अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक है तो हम लगातार पूरे मानसून भर आपको लगभग प्रतिदिन ये बताते रहे थे कि किस हिस्से में सूखे की कितनी संभावना और क्या दिखाई दे रहा है। वो परिस्थिति आज सामने स्पष्ट हो गई। ये दोनों ही परिस्थितियां इस तरफ दिखा रही हैं कि कम से कम सीरियल्स के मामले में, अनाजों के मामले में ये साल काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। और ये चुनौती इसलिए भी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि सरकार को अपनी स्कीम को चलाने के लिए, मुफ्त अनाज की स्कीम को चलाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में अनाज चाहिए, जो कि 80 करोड़ लोगों के बीच में बांटा जाना है। अभी इसका मीजान और इसका हिसाब किताब सरकार ने अभी तक नहीं बताया कि अनाज की कितनी ज़रूरत होगी, भारत के बाजार से उसे कितना अनाज मिलेगा और अनाज की कितनी कमी होगी। लेकिन अगर कीमतों की तरफ देखें ना शुभम, हम चाहे गेहूं की या चावल की कीमतों को देखें तो वो इस डिमांड सप्लाई मिसमैच के असर को दिखा रही हैं, रिफ्लेक्ट कर रही हैं, वो हमें सामने दिखाई दे रहा है। और शायद यही सारे नंबर इसी तरह से शायद आरबीआई पढ़ रहा है। इसी वजह से अपने मासिक बुलेटिन में आरबीआई ने कहा है कि नवंबर और दिसंबर के दौरान महंगाई दर में बढ़ोतरी की आशंका है। हाल के दिनों में खाद्य वस्तुओं को छोड़कर अधिकतर वस्तुओं की महंगाई कम हुई है, लेकिन दलहन, अनाज, दूध की महंगाई बढ़ने की वजह से रिटेल महंगाई 4% से ऊपर बनी हुई है। अक्टूबर के दौरान रिटेल महंगाई 4.87% दर्ज की गई। हालांकि खाद्य महंगाई के बावजूद रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि त्योहारी मांग बढ़ने की वजह से, निवेश में हुई बढ़ोतरी की वजह से दिसंबर तिमाही के जीडीपी के आंकड़े कुछ बेहतर आ सकते हैं। सर, खाद्य महंगाई चिंता है, ओवरऑल इन्फ्लेशन भले कम हो जाए लेकिन खाद्य इन्फ्लेशन चुनौती बनी रहेगी, ये आरबीआई कह रहा है। इस पूरी बास्केट में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पेन पॉइंट क्या है? और ये वो उसी पेन पॉइंट की तरफ रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इशारा किया है। ये ऐसा पहली बार हुआ जबकि महंगाई का आंकड़ा 5% से नीचे दिखा रहा था। आंकड़ा जो हमारे पास आया अक्टूबर का, जिसमें दिखाई दिया कि भारत की खुदरा महंगाई 5% से नीचे थी, और उसके 15-10 दिन बाद ही रिजर्व बैंक अपनी रिपोर्ट में उस आंकड़े को पर भरोसा नहीं कर रहा है। उसको लग रहा है कि इसके भीतर जो छिपा हुआ है वो आने वाले समय में दिखाई देगा। हमने आपको बताया भी था कि उस आंकड़े के भीतर दालों की और अनाज की महंगाई डबल डिजिट में है। फूड इन्फ्लेशन 6% से ऊपर है। तो जो 5% से नीचे की महंगाई दिख रही है, जो जिसने सुर्खियां बनाई, उस पर ना तो रिजर्व बैंक को भरोसा हो रहा है कि वो स्थायी रहेगी, ना बाकी किसी को भरोसा हो रहा है। वो सब्जियों के कारण कम होकर दिखाई दी। और इसलिए इस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था महंगाई के जंगल से बाहर नहीं निकली है, यानी महंगाई की गुफा में, महंगाई की सुरंग में अभी भी फंसी हुई है। और अब जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं अनाज उत्पादन के, जो आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक के लिए खाद्य महंगाई अभी नहीं, बल्कि हमें लगता है रबी की फसल तक लगातार चुनौती बनी रहेगी। और खाद्य उत्पादों की कीमतों में भी दलहन, दूध, चीनी और अनाज, ये 4-5 जो महत्वपूर्ण चीज़ें जिनसे सबसे ज़्यादा ट्रिगर आता है महंगाई को, वो वैसे ही मोर्चे हैं जो अभी बनते दिखाई दे रहे हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के ग्राहक लगातार कंपनी की सेवाएं छोड़ रहे हैं। बीते अगस्त के दौरान 22 लाख से ज़्यादा ग्राहकों ने बीएसएनएल की सेवा छोड़ी। किसी एक महीने में कंपनी की ओर से सेवा छोड़ने वाले ग्राहकों का यह आंकड़ा सबसे बड़ा है। बीएसएनएल ने अभी तक पूरे देश में 4G सेवाएं शुरू नहीं की हैं। वहीं दूसरी तरफ एयरटेल और जियो की कंपनियां 5G सेवाओं का विस्तार लगातार कर रही हैं। ऐसे में बीएसएनएल को छोड़कर ग्राहक एयरटेल और जियो पर जा रहे हैं। वोडाफोन की तरफ से खबर यह है कि वोडाफोन कई महीनों के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब 50,000 से कम लोगों ने वोडाफोन को छोड़ा। सर, बात बीएसएनएल की, इतनी बुरी हालत क्यों?
बीएसएनएल की हालत अगर कोई निजी कंपनी होती और 22 लाख उपभोक्ता एक महीने में छोड़कर चले गए होते तो उसकी क्या दशा होती, क्योंकि सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनियां इस तरह से ही चलती हैं। लेकिन बीएसएनएल अब इस पूरी रेस में कहीं खड़ी नहीं दिखाई देती। वजह ये कि बीएसएनएल के पास तो बुनियादी 4G सेवा भी नहीं है, जबकि यहाँ लड़ाई तो 5G को लेकर है जियो और एयरटेल के पीछे। तो आपको ऐसा दिखेगा कि बीएसएनएल तो एक दूसरी सदी की ही कंपनी है, एक पिछली जनरेशन की सेवा भी उसके पास नहीं है। दूसरी है कि प्राइवेट कंपटीशन में बीएसएनएल के पास ना तो वैसे सर्विसेज हैं, ना वैसे प्लान हैं, ना उस तरीके का पुश है मार्केटिंग को लेके। इसलिए बीएसएनएल लगभग इस पूरी लड़ाई से या बाजार से अब बाहर किनारे खड़ी हुई कंपनी है। सरकार भी इसको लेकर परेशान है। 2-3 बार रिवाइवल पैकेज की भी कोशिश की जा चुकी है, बेचने की कोशिश की जा रही है, इसको खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। और अब अगर मान लीजिए हम ये माने हाइपोथेटिकली कि सरकार 4G का स्पेक्ट्रम देती भी है बीएसएनएल को और बीएसएनएल आने वाले 6 महीनों में अपनी 4G की सेवा लॉन्च भी करती, तब भी बाजार की प्रतिस्पर्धा में कंपनी काफ़ी पीछे छूट गई है। इस बार दिवाली और त्योहारी सीजन जो पूरा था, इसमें उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री को लेकर मिला जुला ट्रेंड सामने आया। कपड़ों की बिक्री सुस्त रही, सस्ते मोबाइल की बिक्री ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखी। हालांकि महंगे फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ में फ्रिज, एसी और दूसरे कंज्यूमर गुड्स की जो बिक्री थी वो भी बढ़ी है। आपको याद होगा कि ठीक दिवाली के समय पर हमने जो इकोनॉमिकम किया था उसमें आपको बताया था कि भारत का बाजार एक बड़ा शिफ्ट ले रहा है। हम तो ऐसे ना थे, ये उसका टाइटल था। अगर आपको याद हो वो इकोनॉमिकम, नहीं हो तो आप देखिए। ये बात जो आंकड़े अब बता रहे हैं ना आपको, ये बात आपको इकोनॉमिकम ने करीब 1-2 हफ्ते पहले ही बता दी थी कि भारत का बाजार ऐसा टर्न ले रहा है, ऐसा शिफ्ट ले रहा है जो अब तक भारत में नहीं होता था। भारत जाना जाता था मास मार्केट के लिए, लेकिन बदल रहा है क्लास मार्केट में। सर, ये तो रही इस तिमाही की बात। अगली तिमाही को लेकर अगर हम संकेत पकड़ें इन आंकड़ों की रोशनी में, तो क्या संकेत पकड़ रहे हैं? ये आंकड़े वो बता रहे हैं, जैसे अगर आप इन आंकड़ों को भीतर उतर कर देखें तो दिवाली में कपड़े नहीं बिकना अपने आप में एक अप्रत्याशित सी स्थिति है, क्योंकि दिवाली के मौसम में या दिवाली के समय भारत में गणेश चतुर्थी से लेकर दिवाली के बीच में अपैरल्स की बिक्री सबसे ज़्यादा होती है। पर अपैरल जो लोअर मिडिल क्लास के लिए आमतौर पर त्योहारी खरीद का सबसे बड़ा हिस्सा होता, वो नहीं बिके। हमने आपको उस इकोनॉमिकम में बताया भी था कि भारत में जो टॉप ब्रांड्स हैं उनकी सेल्स तो बढ़ी हैं 12 से 14%, 16%, पर जो छोटी कंपनियां हैं जो छोटे कस्बों में अपने जो ब्रांड अपैरल बेचते हैं उनकी बिक्री 2 से 3% के आसपास है। ठीक इसी तरीके की तस्वीर हमको इलेक्ट्रॉनिक्स में दिखाई दी। बड़ी कंपनियों के ब्रांड्स की ग्रोथ 20% थी, पर उससे नीचे मिड सेगमेंट नहीं बढ़ा। बल्कि सूचना तो ये थी कि स्मार्टफोन्स की जो रिफर्बिश स्मार्टफोन थे, यानी जो दोबारा पुराने स्मार्टफोन थे सही करके बेचे गए थे, उनकी बिक्री ज़्यादा बढ़ी। और इसने ये बताया कि भारतीय बाजार में कहाँ दर्द तकलीफ कहाँ है, लोगों को खर्च कहाँ नहीं है, डिमांड कहाँ नहीं दिखाई दे रहा। ये आंकड़े वापस कंपनियों के पास उपलब्ध हैं और वहाँ से निकलकर सामने आए। हमने आपको कल ये भी बताया था कि कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, बट उनकी बॉटम लाइन बेटर है, यानी उनके मुनाफे तो अच्छे हुए हैं पर उनके राजस्व में बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी उनके सेल्स टर्नओवर नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगले 3 महीनों के दौरान, 4 महीनों के दौरान भारतीय कंपनियां अब अपने उत्पाद प्रक्रिया में फेरबदल करेंगी, उससे बदलाव करेंगी, उन उत्पादों के उत्पादन पर ज़्यादा फोकस देंगी जहां उन्हें डिमांड समझ में आ रही है। वैसे भी दिवाली के सीज़न के बाद एक किस्म की डिमांड स्लो डाउन आता भी है, स्लगिशनेस भी आती है, तो वो भी हमें बाजार में दिखाई देगी। लेकिन इन आंकड़ों की रोशनी में अब कंपनियां इस बात का इंतज़ार करेंगी कि भारत का जो मास मार्केट है उसमें वापस ट्रिगर वहाँ से आए, वहाँ से खरीद या मांग की संभावना बनती दिखाई दे। और तब तक हमें उत्पादन के स्तर पर कई सारे बदलाव कंपनियों के प्रोडक्ट प्रोफाइल में और मार्केटिंग स्ट्रेटजी में दिखाई देंगे। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से कंपनियों को डीलिस्टिंग नियमों को आसान बनाने का काम हो रहा है। सेबी चेयरपर्सन माधुरी पुरी ने गुरुवार को बताया कि कंपनी की तरफ से डीलिस्टिंग के नियमों को रिव्यू किए जाने की योजना बनाई जा रही है और सेबी की अगली बोर्ड बैठक में इसे मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। डीलिस्टिंग के अलावा सेबी की तरफ से शेयर बाजार में ट्रेडिंग को सरल और सुरक्षित बनाने की दिशा में भी कई कदम उठाए जा सकते हैं। क्या मतलब है सर इस कदम का? सेबी के बारे में सेबी इस बात का इंतजार काफ़ी समय से किया जा रहा था कि रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस जिसकी कोशिश की जाती है उसके नियम बदले जाएं और डीलिस्टिंग के नियमों में बदलाव किया जाए। अब सेबी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो डीलिस्टिंग के नियमों को बदल रहा है और जिससे कंपनी अपने आप को डीलिस्ट करा सकेगी, अपने प्रोसेस का पुनर्गठन कर सकेगी और नए सिरे से अपने कामकाज को संचालित कर सकेगी। ये भारतीय शेयर बाजार में डीलिस्टिंग को लेकर जो नियम थे और जिनकी सख्ती थी उनको एक अपने आप में बाधा माना जाता था सामान्य संचालन के लिए।
भारतीयों की तरफ से विदेशों में घूमने और पढ़ाई का खर्च बढ़ने लगा है, जिस वजह से भारत से विदेशों को भेजे जाने वाले पैसे में बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत भारत से विदेशों को 9.23 अरब डॉलर भेजे गए हैं, जबकि पिछले साल दौरान ये आंकड़ा जो था 7.32 अरब डॉलर का था। सर, क्यों बढ़ रहा है ये ट्रांसफर भारत से? ये आंकड़ा देखना दिलचस्प है। हम आपको लगातार बताते रहे भारत से कैपिटल के ट्रांसफर के बारे में, विदेश जाने वाली पूंजी के बारे में। हमने आपको दुबई में खरीद के बारे में बताया। तो जो LRS की विंडो है जिससे भारतीय नागरिक विदेश में पैसा निवेश करते हैं, ले जाते हैं, खर्च करते हैं, उसके आंकड़े हमारे सामने आए और आंकड़े काफ़ी दिलचस्प हैं। हमें बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेट, अगर आप पिछले इस वित्त वर्ष का दूसरी तिमाही थी, Q2 था, उसके मुकाबले उस दौरान भारत से करीब 189.78 मिलियन डॉलर्स बाहर गए थे इक्विटी और इन्वेस्टमेंट में निवेश के लिए। लेकिन इस तिमाही में जिसका आंकड़ा हमारे सामने है 2024 का, उस Q2 में वो नंबर 360.59 हो गया। यानी इस लेवल का लगभग 2 गुने की बढ़ोतरी हुई है। भारतीयों ने विदेश में इक्विटी निवेश में बढ़ोतरी की। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा हिस्सा है जहां हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के परचेज पर ज़्यादा खर्च होता दिखाई दिया। भारत से पूंजी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बाहर गई, जिसके बारे में हमने दुबई का एक फिनोमेना आपको बताया था। 38 मिलियन डॉलर के आसपास थी पिछले साल की दूसरी तिमाही में। इस साल लगभग 60 से 61 मिलियन डॉलर के आसपास हुआ है। इसके अलावा ट्रैवल पर काफ़ी खर्च हुआ है, बाहर पैसा भी भेजा गया। मेडिकल ट्रीटमेंट का में उतना खर्च नहीं है, लेकिन बाहर की पढ़ाई के लिए भी खर्च बढ़ाया गया। यानी भारत से पूंजी विदेश में जा रही है और नए अवसर तलाशे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। अनसिक्योर्ड लोन पर RBI का चाबुक चला। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को बैंकों और NBFC कंपनियों के लिए बिना गारंटी वाले कर्ज के नियमों को सख्त किया। नए नियमों को पुराने नियमों के मुकाबले 25% सख्त किया गया है। नए नियमों के तहत बैंकों को बिना गारंटी वाले कर्जों पर अपने खातों से पहले के मुकाबले 25% ज़्यादा रकम का प्रावधान करना होगा। हालांकि ये सख्ती होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन और गोल्ड लोन पर लागू नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके सामने तो एसेट आप नाम ही ले रहे हैं कि गोल्ड है, कार है, घर है। जो अनसिक्योर्ड हैं, जिनके सामने कोई एसेट नहीं है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, इन कर्जों पर दरअसल ये सख्ती की गई है। क्या क्या बदलाव तय किए गए RBI की तरफ से? ये वो चीज़ थी जिसकी संभावना पहले से जाहिर की जा रही थी और हम आपको लगातार बता रहे थे। ये फैसला अपने तरीके का रिजर्व बैंक का अनोखा फैसला है, जिसमें रिजर्व बैंक ने अब स्पष्ट रूप से अनसिक्योर्ड लोन्स को, यानी जिनके पीछे मजबूत जमानत नहीं होती, जिनके डूबने पर वसूली की संभावना नहीं होती, उन्हें एक किस्म से अलग खड़ा कर दिया है, उन्हें बाहर कर दिया है पूरे सिस्टम से। तो सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए। इतिहास में जाए पीछे देखें तो पहले रिजर्व बैंक गवर्नर ने पिछले 3-4 महीने तक चेतावनियां दी थी, फिर उसके बाद वित्त मंत्रालय ने भी इसमें दखल दिया था और अंततः तय हो गया था कि अनसिक्योर्ड लोन बैंकों और रेगुलेटर्स के गले में फंसते जा रहे हैं और इनकी तादाद जितनी तेजी से बढ़ रही है उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। तो पहला फैसला तो ये किया गया, जो बड़ा फैसला है, कि RBI ने बैंकों से कहा कि उनके बोर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स की लिमिट तय करेंगे और ये तय करेंगे कि उनके टोटल एक्सपोजर में अनसिक्योर्ड लोन कितने होंगे। रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से कोई सीमा नहीं बताई, लेकिन अलग अलग बैंक तय करेंगे कि अगर वो 100 रुपये का कर्ज देते हैं एक महीने में, तो उसमें कितना अनसिक्योर्ड कर्ज वो देना चाहते हैं। तो पहला फैसला तो उनको ये करना होगा। दूसरी चीज़ है कि प्रोविजनिंग के नाम्स बदल दिए गए। अनसिक्योर्ड लोन के डूबने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए बैंकों को ज़्यादा पूंजी उसके अगेंस्ट सुरक्षित रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो डूबा तो उसके लिए बैंक की बैलेंस शीट पर असर नहीं होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा चिंता की विषय बनकर इन प्रावधानों में उभरा है। क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स पर जो प्रोविजनिंग का जो रिस्क वेटेज है वो 25% बढ़ा दिया गया है। 125% था जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर कमर्शियल बैंक्स के लिए था और 100% था NBFCs के लिए। इनमें दोनों में बढ़ोतरी कर दी गई है। NBFCs के लिए थोड़ा रिस्क वेटेज ज़्यादा बढ़ाया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ज़्यादातर इस तरीके के जोखिम भरे लोन में, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन में NBFCs आगे हैं, वो बैंकों से कर्ज लेती हैं और आगे देती हैं। और इसके साथ ही भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में अब ये स्पष्ट रूप से इस बात की शुरुआत हो गई है कि बैंकों को संकेत दिए जा रहे हैं कि वो अनसिक्योर्ड क्रेडिट देने में हिचकें, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन को डिस्करेज करें। सर, क्यों पड़ी ये सब करने की ज़रूरत?
खतरा यह है कि पिछले एक साल के भीतर भारत में जो क्रेडिट की सबसे बड़ी ग्रोथ दिखाई दी है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिट के लोन में और पर्सनल क्रेडिट में दिखाई दी है। अब इसमें कई सारे जो आंकड़े हैं शुभम वो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं। भारत में बचतों में तेज गिरावट है, इनकम की ग्रोथ कम है। हमने देखा भी डिमांड की तस्वीर दिवाली के आपके सामने हमने बताई, इकनॉमिक हम आपको बता चुके हैं। इस सब के बावजूद लोग कर्ज ले रहे हैं और कर्ज लेकर खरीद रहे हैं। एक पक्ष उसको देखने का हो सकता है कि भारत का क्रेडिट बूम है, लेकिन इस क्रेडिट बूम के पीछे कोई सिक्योरिटीज नहीं है। इस क्रेडिट बूम के पीछे जो लोग कर्ज ले रहे हैं उनके कोई निर्धारित इनकम नहीं है, उनके पास कोई रेगुलर सैलरीज का स्ट्रक्चर नहीं है, और ऐसे लोग मोबाइल फ़ोन के लिए, बाइक के लिए, बाकी चीज़ों के लिए कर्ज ले रहे हैं या उनको बैंक से जो क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं उस पर फिनांस कर रहे हैं। ये बात रिजर्व बैंक को भी अंदर से महसूस हो रही है कि भारत में वो लोग जो अनसिक्योर्ड क्रेडिट ले रहे हैं बगैर जमानत के, एक तो कर्ज महंगा है और दूसरा इसमें बहुत सारे लोग डिफॉल्ट हो सकते हैं। इसलिए रिजर्व बैंक को पहली बार ऐसा करना पड़ा। और आश्चर्य की बात यह है शुभम कि आमतौर पर बैंक और रिजर्व बैंक कर्ज को बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। बैंकिंग का पूरा काम ही बिजनेस ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज ले सकें, लेकिन पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है। चूंकि पिछले एपिसोड ऐसे रहे हैं जिसमें बड़ा कर्ज डूबा है, रिजर्व बैंक को एक खास किस्म के कर्ज को डिस्करेज करना पड़ रहा है। आमतौर पर बैंकों से कहा जा रहा है कि भाई इन कर्ज से बचें, वही कर्ज लें जिसके पीछे आपको जमानत है, अगर डूबे तो कम से कम उसकी वसूली हो सके। सर, अब इसका असर कहाँ कहाँ होगा? क्या नहीं हो पाएगा जो अब तक हो रहा था? किन किन सेक्टर्स पर इसका असर दिखेगा? 3-4 बड़े असर दिखाई देंगे। पहली चीज़ तो ये कि अनसिक्योर्ड क्रेडिट पर जब प्रोविजनिंग के नॉर्म्स बढ़ा दिए गए हैं, यानी इसके लिए बैंकों को ज़्यादा पूंजी रखनी होगी, तो बैंकों को इस पर ब्याज दरें बढ़ानी होंगी, यानी वो और ज़्यादा ब्याज इस पर लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से खरीद कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड पर आपका उधार है, तो इस बात के लिए इंतजार में रही कि क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की दर जो क्रेडिट पर बढ़ सकती है, क्योंकि बैंकों को उसे बढ़ाना होगा जोखिम को कवर करने के लिए। इसका ज़्यादा बड़ा असर एनबीएफसी पे पड़ेगा, क्योंकि एनबीएफसीज के पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी तरीके के कर्ज हैं। वो उनका मुख्य धंधा बिजनेस इसी पर है कि वो स्कूटी के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए कर्ज देते हैं। अब जब प्रोविजनिंग के नाम ज़्यादा बढ़ेंगे तो उन्हें भी ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी। इसका असर ये होगा कि बाजार में उन्हें ग्राहक कम मिलेंगे और पीछे से कर्ज देने वाला बैंक, क्योंकि भारत की शैडो बैंकिंग को तो भारत की मेन बैंकिंग कर्ज देती है, तो पीछे से कर्ज देने वाला बैंक भी अब उनसे प्रोविजनिंग के लिए और ज़्यादा सख्त शर्तें लगाएगा। इसका सबसे ताज़ा और बड़ा असर तात्कालिक तौर पर एनबीएफसी कंपनियों पर दिखाई देगा, उनके स्टॉक्स पर भी दिखाई देगा, क्योंकि उनके बिजनेस का पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा है। प्राइवेट बैंक आमतौर पर सुरक्षित हैं क्योंकि उनके पास बड़े अकाउंट्स और कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं। सरकारी बैंकों का थोड़ा मिला जुला नज़रिया रहेगा, लेकिन ओवरऑल पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के महंगे होने की संभावना यहाँ से बनती दिखाई दे रही है। चीन में मांग को लेकर आशंका और सऊदी अरब से सप्लाई में सुधार की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल का भाव 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया। गुरुवार को विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड एक समय $76 प्रति बैरल के नीचे चला गया। जुलाई के बाद ये सबसे कम भाव है। फिलहाल जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब कच्चे तेल का भाव $77 के करीब कारोबार कर रहा है। सर, कब तक ये गिरावट देखने को मिलेगी? ये माना जा रहा है बाजार में कि जो डिमांड को लेकर या मांग को लेकर दबाव दिख रहे हैं, उन्होंने बाजार कीमतों पर जो चिंता दिख रही है उन्होंने कीमतों को निर्धारित स्तर से नीचे गिरा दिया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक है कि जो प्राइस की अभी की वीकनेस है इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जल्द ही एक बड़ी रैली, एक बड़ा बुल रन इसमें शुरू होगा। अच्छा, बुल रन शुरू करना क्रूड में बड़ा आसान है, क्योंकि जैसे ही सऊदी अरब या कोई बड़ा उत्पादक इस बात का इशारा भी कर दे कि उसे उत्पादन में कटौती करनी है तो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। पर अगर आप तेल की कीमतों को पूरी तरह दुनिया की जो मैक्रो इकोनॉमी है, जो व्यापक अर्थव्यवस्था, उसके तस्वीर के तौर पर देखें तो स्वाभाविक सी बात है कि डिमांड का असर, मांग में कमी का असर दिख रहा है। चीन में मांग की कमी का असर दिख रहा है, यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं में दिख रहा है। लेकिन ये बाजार के जो निवेशक हैं या जो बाजार में निवेश करते हैं वो ये मान रहे हैं कि ये जो गिरावट है ये बेहद तात्कालिक है, इसके बाद यहाँ से फिर एक तेजी का दौर ऊपर आएगा। सुरक्षित निवेश के तौर पर मांग बढ़ने और अमेरिकी डॉलर में आई नरमी की वजह से घरेलू बाजार में सोने की कीमतें नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं। गुरुवार को वायदा बाजार में सोने का भाव 61,914 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपरी स्तर तक पहुंच गया, जो एमसीएक्स पर किसी भी नजदीकी वायदा सौदे के लिए अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। इस बीच विदेशी बाजार की बात करें तो कॉमेक्स पर कीमतें $1991 प्रति औंस का ऊपरी स्तर छू चुकी हैं, जो 10 दिन में सबसे ज़्यादा भाव है। फिलहाल विदेशी बाजार में गोल्ड का भाव $1990 और घरेलू बाजार में $60,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब बना हुआ है। क्या आउटलुक देख रहे हैं सर गोल्ड के लिए? सोने की मांग के में दो महत्वपूर्ण फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो तकनीकी फैक्टर है, क्योंकि डॉलर में गिरावट आई है, ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया अब रुक सकती है। हालांकि ये भी स्पेकुलेशन है, इस बात का अंदाज है। तो इसके असर से डॉलर की कमजोरी के कारण सोने में चमक लौटती
बढ़ती दिखाई दे रही। दूसरा, सोने के बाजार के जो सबसे बड़े बायर हैं, जो सबसे बड़े ग्राहक हैं बैंक्स, उनकी खरीद अभी नहीं रुकी है। पिछले महीने का भी जो आंकड़ा आया उसमें दुनिया के बैंकों ने रिकॉर्ड खरीद की है। तो दुनिया के बाजार में जो सोना उपलब्ध है उसे बैंक्स खरीद रहे हैं। हम आपको विस्तार से बता चुके हैं कि बैंक जब सोना खरीदते हैं तो सोने को लेकर ट्रस्ट और भरोसा और सोने के हेज बनने की संभावनाएं दुनिया की निगाह में और ज़्यादा होती हैं। और चूंकि जिस तरीके की ग्लोबल सिक्योरिटी सिचुएशन बनी हुई है, दो जगह युद्ध की परिस्थिति बनी है, वैसी स्थिति में भी सोने की मांग को लेकर कर और सोने की कीमतें बढ़ने के आउटलुक लगातार बने हुए हैं। और इसलिए आप वापस देखिए कि $2000 पर आउंस के आसपास सोना फिर पहुंचता दिखाई दे रहा है। और भारतीय बाजार में तो खैर हमने उसके नए रिकॉर्ड की तेज़ी देखी, और ये भी वो तेज़ी उस समय आई शुभम जबकि दिवाली की खरीद का मौसम निकल चुका है। उसके बाद तो अब ये जो खरीद आ रही है, ये खरीद शायद अगले 6 महीने या 7 महीने के आउटलुक को ध्यान में रखकर की जा रही है। मनी सेंट्रल झटपट देख लेते हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी ने आईपीओ के लिए 475 से 500 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी का आईपीओ 22 नवंबर को बोली के लिए खुलेगा और 24 नवंबर को बंद होगा। एंकर निवेशकों के लिए 21 नवंबर को बोली लगा सकेंगे। आईपीओ के तहत क्या क्या बिकेगा? टाटा मोटर 11.4%, निजी इक्विटी फर्म अल्फा टीसी होल्डिंग 2.4% और टाटा कैपिटल ग्रोथ 11.2% हिस्सेदारी बेचेंगी। बैंक कर्मचारियों के संगठन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने दिसंबर के दौरान 1 हफ्ते की हड़ताल का आह्वान किया है। 4 से 11 दिसंबर के दौरान हड़ताल का आह्वान किया गया है। संगठन की मांग है बैंक में सेवाओं के आउटसोर्सिंग पर रोक लगे, साथ में खाली पड़े हुए जो पद हैं उन पर जल्द भर्ती हो। इस हड़ताल की वजह से बैंकों का कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि सभी बैंक कर्मचारियों एक साथ हड़ताल पर नहीं जाएंगे, अलग अलग दिन जाएंगे तो बैंकों में काम चलेगा तो धीरा चल सकता है। सरकार ने कहा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के मामले में पारदर्शी नहीं होंगे, उनके एआई मॉडल भेदभाव करने वाले होंगे, तो ऐसे प्लेटफॉर्म को आईटी एक्ट के तहत लीगल इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी। किसने कहा? आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह बयान दिया, यूजर की शिकायत के बाद दिया, जिसमें यूजर ने गूगल ब्रांड पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के निधन के बाद भी समूह के खिलाफ सेबी की जांच चलती रहेगी। सेबी प्रमुख ने कहा कि सेबी के लिए ये मामला एक इकाई के आचरण से जुड़ा है और ये जारी रहेगा चाहे कोई व्यक्ति जीवित हो या नहीं। सहारा प्रमुख के संस्थापक सुब्रत राय का मंगलवार को निधन हुआ था। सर, कोई टिप्पणी आपकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई सारी बड़ी चर्चाएं सुनने को मिल रही। पिछले 2-3 दिन में कई प्रमुख बयान आए। गूगल की तरफ से भी ये बयान आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा है। ऑस्ट्रेलिया में एक डॉक्टर ने प्रयोग करके दिखाया कि आधे घंटे के भीतर वो 10 फेक न्यूज़ ऐसे क्रिएट कर सकता है जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं। और इसके बाद अब पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने की जद्दोजहद शुरू हो गई है। इस बार रविवार को हम आपको उसी दुनिया में ले चलेंगे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कानून बनने शुरू हो गए हैं। किस बात की बेचैनी है, कैसे कानून बन रहे हैं, ये किस्सा कहां से शुरू होता है? लंदन में एक बड़ी बैठक हुई, उस बैठक में क्या तय हुआ? अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो अपना नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया उसके भीतर क्या है, सबसे बड़े खौफ क्या हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पर कानून बनाने की होड़ में सबसे आगे कौन खड़ा हुआ है, ये सब जानेंगे इस बार के इकोनॉमिकम में। तो इकोनॉमिकम रविवार सुबह 11:15 बजे कहाँ मिलेगा? मोबाइल ऐप पर मिलेगा। नहीं डाउनलोड किया तो अब तक डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का सुपर ऐप। और मनी सेंट्रल में अगली मुलाकात आपसे होगी सोमवार को शाम 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज लाल है, वैसा ही रंगो रूप